वुमेन एनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए किस तरह से उनको बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए एमएसएमई के अंदर उनके रोल को देखा जाता है। जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो 18% जो स्टार्टअप्स है वो वुमेन के द्वारा रन किए जाते हैं। तो उनके अंदर जो फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए, जो उनके इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनके साथ उनको जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा जब हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो फूड इंडस्ट्रीज के साथ साथ जब हम कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं, अदर स्टोरेज फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो उनके साथ प्रोसेसिंग यूनिट जब वो स्टेब्लिश की जा सकती है, ताकि जो प्रोसेस फूड यूनिट्स हैं उनके द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके और उनके साथ वुमेन को जोड़ा जा सके। जब हम अलग अलग ट्राइबल्स की या फिर अदर एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ स्पेसिफिक फूड या फिर जो स्पेसिफिक कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सकता है, ताकि मेले और फेस्ट को लगाया जा सकता है, ताकि हैंडलूम और जो हैंडक्राफ्ट है उसको प्रमोट किया जा सके, जिसके अंदर वुमेन का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इन तरीकों से भी वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है और उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। Why India is pushing for rupee trade? रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंटल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया था कि वो इम्पोज कर देंगे 100% टैरिफ उन सभी इंपोर्ट कंट्रीज के ऊपर जो डॉलर्स के द्वारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करती। तो जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा रुपी सेटलमेंट ट्रेड वर्क को अपनाया गया, जिसके द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कंट्रीज की जो करेंसीज है उनके द्वारा उनको यूज किया जाता है। इस सिस्टम के अंदर 22 कंट्रीज इंक्लूड है, जिसमें स्पेसिफिक रुपए विस्टो अकाउंट जो है वो खोले जाते हैं इंडियन बैंक के द्वारा उस कंट्री के द्वारा, जिसमें जो रुपी और जो अदर कंट्री की करेंसी है उसका लेन देन किया जा सके। इसके लिए जब हम बात करते हैं रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन को, तो उसको प्रमोट करता है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक डॉलर के अलावा एक स्पेसिफिक मॉडल प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ट्रेड को किया जा सकता है। जब हम रिसेंट टाइम की बात करते हैं तो डॉलर के अंदर काफी ज्यादा अपन जो करेंसी के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो उस चीज को कवर करने के लिए भी कंट्रीज के द्वारा उनको प्रमोट किया जा सकता है। जो टैरिफ या फिर एक्साइज ड्यूटीज अप्लाई की जाती है उनके रिगार्डिंग भी जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या जो अदर एग्रीमेंट है उनको प्रमोट किया जाता है, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो उन अ, सभी इश्यूज को भी उनके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं यूपीआई की, तो यूपीआई को भी प्रमोट किया जा रहा है, ताकि एक ऐसा चैनल प्रोवाइड किया जा सके टूरिज्म सेक्टर के अंदर, ताकि जो पेमेंट है वो यूपीआई के थ्रू की जा सके, जिसे फ्रांस, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मलेशिया, मालदीव जैसे कंट्रीज के द्वारा अब तक अपनाया जा चुका है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के द्वारा भी शिफ्ट की तरह एक सिस्टम को लागू किया जा रहा है, ताकि जो कंपनी जो कंट्रीज उसके अंदर है वो सभी उस स्पेसिफिक करेंसी के अंदर अपना पेमेंट कर सके और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके। जो एक्सचेंज रिस्क है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक्सपोर्टर के जो राइट्स है उनको सिक्योर किया जा सकता है, लोकल करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मानसी, आपको ऐड करना है इसमें? Another thing, we need to important is that we need to understand the working of Vostro accounts here. So, how it will be operating? So this will be like the foreign countries will be having a bank account in India. So that would be the Vostro account through which the rupee based transaction would be taking place. ओपन एआई आईज $150 बिलियन वैल्यूएशन इन न्यू फंड रेजिंग राउंड। तो जब हम ओपन एआई की बात करते हैं तो जो मेजर टेक स्टार्टअप है वो टर्न टू वॉल स्ट्रीट बैंक्स फॉर रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज। इस तरह से पहले भी मेटा, अलीबाबा ग्रुप और उबर टेक्नोलॉजी या के द्वारा देखने के लिए मिला है किस तरह से उन्होंने पहले क्रेडिट लाइन को परसुइंग किया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से
पहले। तो उसके साथ साथ देखने को मिला कि जो कंपनी है वो नेगोशिएट करती है 5 बिलियन रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज के द्वारा, जिसके अंदर इन्वॉल्व है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या मीडिया, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके। उनके अलावा 2015 में ओपन एआई जो है वो लॉन्च किया गया था फ्रेमवर्क। जब हम स्ट्रॉबेरी मॉडल की बात करते हैं तो एक मॉडल है स्ट्रॉबेरी, जो परफॉर्म करेगा ह्यूमन लाइक रीजनिंग टास्क को। जो मेजर स्टेप्स है वो डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि वो मल्टीपल स्टेप प्रोग्रामिंग जो इंक्लूड की जाएगी, ताकि वो क्वेश्चन सोल्व कर सके, या फिर जो अदर कोडिंग क्वेश्चंस है उनको भी सोल्व कर सके, ह्यूमन की तरह रीजनिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। इनके अलावा जब हम गूगल स्किल्स की बात करते हैं, उनके द्वारा भी इस तरह के मॉडल्स को प्रमोट किया जाता है। पुटिंग द ब्रेक ऑन बुलडोजर जस्टिस, रिसेंटली देखने के लिए मिला था, जो भी रॉयट्स या फिर जो अदर इशू क्रिएट होते हैं उनके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा लीगल डिमोलिशन जैसी कंडीशन की जाती है, और उनको इस तरह से पनिश किया जाता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि कोई भी किसी को भी इस बेसिस पर उनकी फैमिली को या अदर्स को पनिश नहीं किया जा सकता इनइक्वालिटी और सोशल कन्फ्लिक्ट की कंडीशंस में, कि उनके घर को डिमोलिश कर दिया जाए। और जो ये जब हम बात करते हैं डीपीएसपी की या कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उन सभी के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्लूड किया गया था सुदामा सिंह एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली केस, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि क्रिमिनल for on crime, eyes for an eye approach has escalated before political brand to serve state governments। तो इसके लिए 3 to 4 मेजर्स जो गाइडलाइन दी गई उनमें देख सकते हैं कि किस तरह से हम प्री डिमोलिशन की बात करते हैं, तो नोटिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, पर्टिकुलर इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। उसके अलावा वो भी उन्हीं जगहों पर जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इनलीगली या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, डिस्प्यूट्स है, उनको सोल्व करने के लिए पर्टिकुलर टाइम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उन्हें एडवाइस और जो रिस्पॉन्स है, जो लीगल एडवाइस है, वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। उनके अलावा सेकंड में, अगर जब डिमोलिशन किया जा रहा है तो उनको स्पेसिफिकली एक जगह से दूसरी जगह पर रिहेबिटेट किया जाना चाहिए, और उनको फिजिकल फोर्स यूज किए बिना मिनिमम फोर्स यूज कर कर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाना चाहिए। बुलडोजर का यूज जो है वो कम किया जाना चाहिए। थर्ड पेज में रिहेबिटेशन होना चाहिए, जो प्रोसेस जो प्रॉपर लिविंग कंडीशन उनके लिए होनी चाहिए वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है। उसके अलावा उन्हें कुछ फाइनेंशियल हेल्प पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे वो सर्वाइव कर सके। हेल्थ केयर यूज एआई इज बोल्ड बट मच क्वेश्चन फर्स्ट। तो एआई का जब हम हेल्थ केयर में यूज करने की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज है, उनको पहले सोल्व करना जरूरी है। जब हम बात करते हैं किस तरह से जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है उसको अपनाया जाए, उसके लिए इम्पैथी और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, उनके पास पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर रीजनिंग, किस तरह से उनको बिहेव करना है, फिर किस कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, कि एक पर्टिकुलर कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है जिनके द्वारा उनको किया जाता है। लेकिन जब हम एआई की बात करते हैं तो एआई एल्गोरिथम बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो उनको जितना एल्गोरिथम प्रोवाइड है वो उसी कंडीशन के हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं, फिर तो उन्हें जो डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज हो सकती है, तो उसलिए मॉडर्न को प्रोग्राम करना और उस तरह की कंडीशनिंग करना जैसे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जो डाटा है उसके लिए प्रॉपर डाटा का होना जरूरी है। अगर जो भी कंडीशंस है, मेडिकल डिजीज है, उसके अलावा जो भी पर्सन का डाटा है उनके रिगार्डिंग, तो उन सभी को अगर एआई मॉडल के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उससे सिक्योरिटी रिलेटेड इशू और प्राइवेसी इशू जैसी कंडीशन जो इश्यूज है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो उनको किस तरह से सोल्व किया जाए, क्योंकि जब इंडिया की बात करते हैं तो एआई गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस के लिए
कोई स्पेसिफिक एक्ट या लॉ नहीं है। जब हम कंपेयर करते हैं यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट के साथ, जो इथिकल मॉडल को अपनाने की बात करता है, जो किसी को हार्म ना करे, लेकिन उसके लिए कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो किस तरह से उनको इंक्रीज किया जाए और जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके और जो एरर रेट है उसको रिड्यूस किया जा सके। जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल या फिर मल्टीपल मॉडल लार्ज मल्टीपल मॉडल मॉडल की बात करते हैं, तो किसको उसको पावरफुल टूल की तरह यूज किया जा सके एजुकेशन रिसर्च में और राइटिंग में, ताकि जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जा सके। जब हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम की, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है एआई एल्गोरिथम का, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो उसको किस तरह से ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है उसको फॉलो किया जा सके, एथिकल यूज किया जा सके, और जो इनके रिगार्डिंग होने वाले इश्यूज है, डाटा सिक्योरिटी या प्राइवेसी ब्रीच के जो इश्यूज है उनको सोल्व किया जा सके। इन सभी के साथ साथ एक पर्टिकुलर एक्ट या गवर्नेंस का होना जरूरी है जिसके रिगार्डिंग एआई को गवर्न किया जा सके, उसके के बाद ही उनको यूज किया जा सकता है हेल्थ केयर सेक्टर में। इट्स इट्स टाइम फॉर इंडिया टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल बेसिस इनकम। यूनिवर्सल बेसिस इनकम की बात करते हैं, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सोशल आउटलुक लिंक्स के रिगार्डिंग। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ऑलरेडी मिनिमम वेजेस सिस्टम की बात करते हैं, उसके लिए जो प्रोवाइड करवाने के लिए मनरेगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जॉब प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि जब हम यूनिवर्सल बेसिस इनकम की बात करते हैं तो हम वहाँ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जॉब नहीं भी करता तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेमेंट दी जाएगी जिससे वो अपनी लाइफ एक जी सके। लेकिन उसके लिए कंडीशन उठती है कि डिग्निटी की क्या, और उनके अलावा सेकंड क्वेश्चन उठता है कि वो उन का यूज किस तरह से करेगा। तो राइट वे में किया जाएगा, फिर लिविंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए किया जाएगा, फिर किसी और बैटिंग या इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया जाएगा। तो उन सभी कंसर्न के साथ यूनिवर्सल बेसिस इनकम के बारे में सोचना जरूरी है कि किस तरह से, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिनके द्वारा उन ग्रामीण क्षेत्र में हाउस प्रोवाइड कराए गए सोशल सेफ्टी के लिए। तो इसीलिए सोशल सेफ्टी के साथ साथ यूनिवर्सल बेसिस इनकम को इंट्रोड्यूस करने से पहले उन कंडीशंस को सुधारना जरूरी है। जब हम लिविंग कंडीशंस की बात करते हैं या फिर वाटर की बात करते हैं, सैनिटेशन की बात करते हैं, जो मिनिमम वेजेस प्रोवाइड होनी चाहिए उनकी बात करते हैं, उसके अलावा जब हम अर्बन मनरेगा की बात करते हैं, रूरल के अंदर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है एक फिक्स अमाउंट के साथ। तो किस तरह से उनकी जरूरत है या नहीं है, या फिर उनके लिए जब हम बजट की बात करते हैं जिसके अंदर एमएसएमई के रिगार्डिंग और जो अदर स्कीम प्रोवाइड की गई जिसमें 3 सेक्टर्स को जोड़ा गया, ताकि जो मिनिमम स्किल प्रोवाइड करवाया जाएगा किसी भी यूथ को, ताकि 1 से 1.5 साल के पीरियड के बाद उन्हें स्किल किया जा सके और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट सीख करना आसान हो। तो उन सभी स्कीम्स के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। Also, when we're talking about universal basic income, so one question is what amount will turn out to be the basic income? How much would be the sufficient level? Second challenge is it will increase the government's revenue expenditure. Thirdly, how that universal basic income account amount will be spent by the people. Fourthly, we talk about this debate whether the efficacy or the more effectiveness, whether it will be through the the benefits to the beneficiary in the form of kind or through the monetary benefits. So this is the area, and how providing universal basic income would also impact the gross value added in India when we're talking about the GDP growth. So how ultimately it will be impacting the gross value added, whether it will lead to increased problem of unemployment, because if people would be having a fixed amount, fixed assured amount that they will be getting, so how it will be again leading to the trade-off between
work and leisure activities. So these are certain concerns that we can talk about, and we can study specifically certain international models if we have, and how it is more suitable to the Indian economy, to the Indian necessities and the aspirations. Resolution of SCOS. So 14 member standing committee statistics जो नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे जब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं वो इंक्लूड करता है सैम्पलिंग फॉर्म्स, डिजाइनिंग सर्वे इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चनिंग, किस तरह से वाइटल रोल प्ले करते हैं टैबुलेंस फ्रेम पे ऑफ सर्वे और रिवाइविंग एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग। तो जब हम सर्वे की बात करते हैं, प्री टेस्टिंग एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो एबिलिटी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिक रिलेटेड टू सर्वे। तो 17 मेंबर कमेटी थी जिसमें 1 नॉन मेंबर सेक्रेटरी के साथ थे। जो टर्म ऑफ रेफरेंस आर क्वाइट स्मॉलर टू दैट SCOS इंक्लूड reviewing subject result, methodology, cautioning, sampling firms, designing concept, definition या फिर सर्वे इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा को इन्वॉल्व किया जाता है जब नेशनल सैंपल सर्वे की बात की जाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सर्वे को एडवाइस करते हैं। इनके अलावा जब हम बात करते हैं किस तरह से why is there is pressure for a new census, तो जो सेंसिस है वो 2011 में कंडक्ट करवाई गई थी, जो हर 10 ईयर के टाइम पीरियड्स के बाद होती है, जो 2021 में होती थी, लेकिन कोविड की वजह से जिसके अंदर लेट देखने के लिए मिला था। मानसी आप कंटिन्यू करोगे? हाँ, इसमें जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, तो इसको डिसॉल्व किया गया है, एंड जो नई कमेटी बनाई गई है इट इज हैविंग 17 मेंबर्स। सो कंसर्न्स यहाँ पे यही है कि the terms of reference of even this newly constituted committee is also similar to that of the old committee. So why was that dissolved? So we don't have any specific reason as of now behind the dissolution of that committee, and how and what new reforms or how new methodology would be adopted by this new committee is another thing that we should know. So conducting timely based surveys is very important, as we're talking about the census 2011. So the next, which was supposed to be happen in 2021, was again delayed because of unforeseen reasons because of COVID-19. But even after that, it has been delaying, and we don't know exactly when it would be carried out, because availability of the accurate and more reliable data, more data of the recent years, is very important when it comes to policy formulation, and even efficient allocation of the resources, or when we talk about resource or optimization, which is very important even in terms of how it will be determining the government's borrowing level also. So everything is interrelated to the data. So data analytics promotes more of scientific based approach also in terms of policy formulation, and it leads to us in the direction actually in which we should move. The growth should move, or even the employment should increase, so we actually come to know about even where are the problems instead of relying on the old data. Even from the perspective of like base year also, right now, for example, in CPI inflation, we are using the numbers of 2011 and 12, and right now we are in 2024. So how much reliant are those numbers in today's time? Hasn't the situation changed? Hasn't the challenges changed in terms of even the climate change, which is leading to more of food inflation? Or even when we're talking about the weightage of food at 40% in CPI, so shouldn't that change given the current situation and the trends of inflation? Next topic.
what role does CSTT play in standardizing the technical terms? तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बुक राइटिंग में ट्रांसलेट करेगा 12 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस को। तो जब जो कमीशन है, CST क्या है? Commission for Scientific कमीशन and फॉर Technical Terminology. So it is responsible for developing the standardized scientific and technical terminology in Indian languages so that there is better understanding again at the regional level, at the grassroots level, because of the it would be in Indian languages, in the vernacular and the regional languages. So it launched this Shabd platform. So this is a digital glossary search website. It hosts all the technical glossaries in a searchable format. So it makes things much more easier, even in terms of accessibility and taking it to the last mile. So it serves as central repository for the scientific and the technical terms in the Indian languages, allowing users to search by language also. So it makes terminologies more accessible, encourages feedback also from the users to refine the translations. So this would, we can say, better absorption and better understanding by the even the beneficiaries of different schemes and policies would be one thing. And so these are the additional things that we can say. And timely updation would be very important, even in terms of like education sector. It will be used by institutions like NT, also National Testing Agency, NCRT, NTM. So this part can also be again made a part of even the curriculum also, in terms of updating the NCRTs also when we're talking about. So this is the, you can say, main area. So here we have all the technical, like which all subjects would be covered. So almost every micro thing has been focused upon. Putin proposed bilateral with Modi during BRICS summit on October 22. तो बायलैटरल मीटिंग्स के रिगार्डिंग बात की जाती है, स्पेसिफिक प्रिविलेज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, जो भी इंडिया और रशिया के बीच में देखी जाती है। इसके लिए डिफेंस, एनर्जी, पेट्रोलियम सेक्टर या डेवलपमेंट की बात करते हैं। उन सभी के अलावा जब यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, उस रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट रोल है, किस तरह से जब रिजोल्व करने के लिए ब्रिक्स की बात करते हैं। तो ब्रिक्स जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कंट्रीज की समिट कंडक्ट 22 अगस्त को रशिया में, कजान। And also now of late we have seen that even recent there was a meeting. So there have been questions about what can be India's role, particularly in terms of restoring peace or bringing this Russia-Ukraine war to an end. But then we saw that even Russia took names of certain countries like India, Brazil, and there was one more country. But apart from this, then we saw that if again the other side, so it would be the US who needs to be on the table when it comes to restoration of peace and bring this war to an end. And in terms of like strategic partnerships between India and Russia, so one is the defense sector. In terms of energy, we are having again different joint ventures in terms of the nuclear power plants, like one which is there in Tamil Nadu, the Kudankulam nuclear power plant. In terms of missiles, we have the BrahMos missile, which is the best example of our joint venture, and the technology transfer which is there. So these are certain important areas. Yet for Nilgiri take over New York through spotlight of jumbo issues. तो द ग्रेट एलिफेंट माइग्रेशन, न्यूयॉर्क के अंदर देखा गया किस तरह से वहाँ लेटाना प्लांट जो है स्पीसीज की वजह से एलिफेंट्स का माइग्रेशन देखने के लिए मिला था। जब नीलगिरी की बात करते हैं, गुडालूर वेस्टर्न घाट्स के लोकेटेड है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के पास, जहां पर 4 रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व है, जिनमें मधुमलाई, वायनाड, बांदीपुर, मुथुरकी
के आसपास, जहाँ पर एलिफेंट देखने के लिए मिले थे, जिनको जब हम बात करते हैं लेटनाना, जो कि एक स्पीसीज है, इन्वेजिव स्पीसीज है, जिसकी वजह से जो 5,74,186 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल एरिया है वो ग्रो नहीं हो पा रहा। इनकी वजह से जो एलिफेंट या फिर अदर स्पीसीज है उनको फूड रिलेटेड और जो चीजें फॉरेस्ट से मिलती है वो नहीं मिल पाती, जिनकी वजह से उनका ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। जो लेटिनाना की बात करते हैं, फास्टर ग्रोइंग टॉक्सिक स्पीसीज है, जो फॉरेस्ट में कंप्लीटली फैल जाती है और उसके अलावा किसी और प्लांट को ग्रो होने नहीं देती। इसके लिए So solution- elephant IUCN status is endangered. So one of the approaches that we have adopted in India as far as elephant conservation is concerned is the landscape level conservation approach. And then we are also talking about the environment corridors, different corridors that should be created as a part of solution, so that when we're talking about their migration because of, again, fragmentation or habitat loss, deforestation and poaching, so that needs to be reduced. Then when we're talking about the Indian elephants and the African elephants, so Indian elephants are they're slightly smaller in size and they have smaller ears also, and like females they lack the tusks. This is important. An elephant is an example of herbivores, so it feeds on grasses, bamboo, barks, and leaves. And elephants are known to be again living in the matriarchal groups, which are led by older female elephants. Lifespan of elephants is between 60 to 70 years. And as far as the numbers is concerned, so it is approximately 27,000 Indian elephants found in India as per 2017 elephant census, we can say, found in again northeastern, northern parts in southern India. So Project Elephant was started in 1992 to protect and manage the elephant populations, prevent human-elephant conflicts, mitigation and anti-poaching measures. Specifically for the tusks also, we are seeing that element and the elephants, they are poached for the ivory. मिशन मानसून लॉन्च किया गया है, जो कि जिसके लिए अलोकेट किए गए हैं 2,000 करोड़, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेवलप करेगा कैपेबिलिटीज को मैनेज करने के लिए रेनफॉल्स को, कि जब किसी भी जगह पर एक्सेस रेनफॉल देखा जाता है या फिर एक्सट्रीम कंडीशन देखी जाती है कि काफी टाइम से रेनफॉल हो ही नहीं रहा, तो उस एरिया में किस तरह से रेनफॉल को कंट्रोल किया जा सके, फिर इंजीनियरिंग रेनफॉल के थ्रू उन एरियाज को कवर किया जा सके। ऐसी इंजीनियरिंग रेनफॉल थ्रू क्लाउड सीडिंग जब देखने के लिए मिलता है, किस तरह से उन तरह की टेक्निक्स को डेवलप किया जा सके जिसमें लाइटनिंग या फिर जो अदर मेजर्स है उनको भी मेजर किया जा सके और उनको कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो उनकी वजह से होने वाले इश्यूज है उनको सोल्व किया जा सके। इसके अलावा कैपेबिलिटी बिल्ड की जा सके ताकि अपग्रेड किया जा सके, वेदर मॉनिटरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट जो है साइंटिफिक रिसर्च और इम्प्रूव की जा सके स्किल्स को। जब हम बात करते हैं अजब जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग भी हेल्पफुल हो सकता है, जैसे साइक्लोन, फ्लड या फिर जो अदर एक्सेसिव कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है, तो उस टाइम पर किस तरह से ज्यादा लाइफ को सेव किया जा सके और उन सभी कंडीशंस के लिए इनका यूज किया जा सकता है। So the main aim of this mission Mosam, it is to provide the weather forecasting capabilities and to upgrade the technologies as far as weather monitoring is also concerned. So investing in scientific research and improving the skills of the scientists. So here we can talk about the implementation of artificial intelligence, which can increase the accuracy level and hence the reliability. And it needs to be an important part of even the planned urbanization in India when it comes to the timely prediction and forecasting, and even in terms of early warning systems, it would be playing important role in terms of saving the human lives also. And apart from this,
given the changing rainfall pattern and the weather system in India also because of climate change. So it will play important role in terms of decision making even for the farmers and the agricultural sector in terms of what is the right time period to go ahead with the cultivation, which type of crop would be more suitable, because as we can see that there is hyper local rainfall, high torrential rainfall which is happening. So this will be impacting even the agricultural productivity and the income of the farmers. So overall it will be important from the perspective of food security, also living, increasing the ease of living in India, and how it is better embedded in different policies. So Doppler radars, radiometers, they're important components of it. All the darkness be unseen. तो 2023 में मणिपुर में कंफ्लिक्ट देखने के लिए मिला था, जो कि अब तक कंटिन्यू है। तो उसके रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन, जो फ्रीक्वेंटली कंफ्लिक्ट देखने के लिए मिलते हैं सिविलियंस के बीच में, या फिर जो एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए, फिर उनके लिए उस स्टेट में क्या किया जा रहा है, उन चीजों का पता होना। और जो मिथई कम्युनिटी था जिनके लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था उन्हें शेड्यूल ट्राइब लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिसके बाद कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। तो उस रिगार्डिंग मणिपुर सोसाइटी या गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या चीजें की गई। अब तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा, लेकिन यूनिफाइड कमांड के लिए किस तरह से वहां को मैनेज किया जा रहा है, उन सभी के लिए उनकी कंडीशन, या फिर किस तरह से वहां को नॉर्मल कंडीशन के द्वारा किया जाएगा, ताकि मणिपुर फिर से जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ उनको जोड़ा जा सके और कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। मानसी, आप ऐड करना है इसमें कुछ? I would say कि इसमें we are using the ASFA Act, and certain districts and regions we are also seeing the withdrawing of the ASFA, which indicates the stability. Then apart from this, we can talk about more community participation, more community dialogue, particularly to resolve the Manipur situation. So even the role of Home Ministry is very important in this case. Then addressing the needs of even the tribal population, because they feel that it is injustice which is happening with them. So their inclusion in terms of the dialogue and addressing their concerns plays very important role, particularly for the Manipur situation. And then apart from this, we see certain concerns on the part of the border management issues, specifically with Myanmar. So we have decided to again withdraw the free movement regime with Myanmar, and enhancing the border security. Building fencing of the border is another decision which has been taken, and the armed forces they play very important role in terms of restoring peace in the region. For example, when talk about Assam Rifles, or when we're talking about ITBP Jawans or the BSF forces which are stationed along the China and the Bangladesh border respectively. Image of Prime Minister Narendra Modi and Chief Justice of India D.Y. Chandrachud praying together have become controversial. Do they breach the line of, or it just much ado? तो इस रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म देखा गया था किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सीजीआई जी के द्वारा जो इमेजेस और पिक्चर देखी गई उनके रिगार्डिंग। जब हम बात करते हैं लास्ट टाइम्स की, तो पहले भी इस तरह की जो इमेजेस है वो देखी जा चुकी है, लेकिन उसके रिगार्डिंग ऐसे इशू क्रिएट नहीं होते जिसमें ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स एंड प्रोस्पेरिटी है जो फॉलो की गई थी उनके द्वारा। जब हम We can say that जो pictures हुई, they were conducting Ganpati Puja together. So we can say that it depends upon the lens or the view from which you're viewing those pictures. We cannot every time see them from the perspective of Prime Minister or CGI. They need to be seen as individuals when we're talking about that we are a secular country. So practicing our religion and traditions is no harm, or it is not violating anybody else's fundamental right. health cover for elders,
तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है हेल्थ कवर को इंक्रीज किया गया है 70 इयर्स तक या फिर उससे ज्यादा जो भी ओल्डर्स है उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी इनकम या फिर उनके रिगार्डिंग जब हम प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो प्रोवाइड करता है 5 लाख का एनुअल कवरेज ऑल फैमिली मेंबर्स को। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आयुष्मान भारत कार्ड या फिर आयुष्मान ऐप के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। जब बेनिफिशरीज की बात करते हैं तो इनके द्वारा 70 और मोर विल बी एंटाइटल अक्रॉस द 5 लाख एनुअल शेयर। अगर किसी फैमिली में 2 एल्डर्स बेनिफिट है तो वो शेयरिंग करेंगे, स्प्लिट करेंगे अमंग दीज। इसके अलावा जो पुअर फैमिलीज है उनको ऑलरेडी स्कीम के अंदर रिसीव किया गया है अप टू 5 लाख कवर्स का जो यूज कर सकते हैं 70s और उनसे ज्यादा जो भी होल्डर्स हैं। उनके अलावा 6 करोड़ इंडिविजुअल्स फ्रॉम 4.5 करोड़ फैमिलीज विल बी बेनिफिट। जब गवर्नमेंट और हेल्थ एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है इसमें कि इफ यू आर कवर्ड अंडर अ प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम स्टिल यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दिस particularly health insurance for the elderlies above 70 years. So this needs to be remembered as a part of the feature of it. So it will provide more assurance, more again, as we were talking about, whether this is more suitable or the universal basic income would be much more suitable, because this helps in direct catering to the demands and targeting the beneficiaries and actually catering to what is needed in terms of if it is in the form of social security or other added benefits, or for example this would be promoting health insurance. So there are different specialized areas which would be catered to and addressed through the benefits in the form of kind. के अलावा जब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं उसमें देख सकते हैं 2021 में जब सेंसिस हुई थी तो उसमें 8% के अप्रोक्स जो है एल्डर्स थे जो कि इंक्रीज हो गए 19.5%। जब वुमेन इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो नीति आयोग के डाटा में देखा गया था 58% जो एल्डर्स है वो वुमेन है और 54% उसमें विडो है। तो किस तरह से उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाया जाए और सस्टेनेबली जो चैलेंजेस है उनको सोल्व किया जा सके। So this is talking about whether the existence of diseases or the germs and the bacteria up at 10,000 feet in the sky is possible or not. So presence of bacteria and fungi, whether it can again cause diseases in humans or not. So for example, the Kawasaki disease, which causes fevers, rashes, and sometimes deadly heart attacks. It has been again for example in different even the sky sports which are practiced, or like skydiving is one of them. So the disease is caused by pathogen. It's a faulty immune system because of this, or it can be a combination of both pathogen and faulty immune system. So it comes into surges when we are seeing that specifically in the context of Japan, when winds blew in from northeast China. So these winds reach California, so that is why it is being questioned whether it is in these winds or not. So up in the troposphere, an inlet was opened on the side of the plane. So we just need to remember the name and the rare mineral called hafnium. Probably it comes from mines in China and the fungal spores, because of which we are saying that the air might be having the bacteria and the fungi because of this mining activity of related to hafnium particles in the air and the northwestern wind blowing from northeast wind blowing from China.